नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है माध्य, माध्यक, बहुलक व परिसर से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें इस प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं तब इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 4 सवाल लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और इन चारों कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी से सवालों के माध्यम से सीखेंगे, यानी कि 4 सवाल के माध्यम से सीखेंगे। मैंने आपके सामने सबसे पहला सवाल जो है वो दोस्तों माध्य का लिखा है। हम सबसे पहले माध्य यानी कि मीन निकालना सीखते हैं। मैंने आपके सामने सवाल लिखा है। दोस्तों ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबा दीजिए। दोस्तों चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपके सामने आंकड़े लिखे हैं, यानी कि कुछ प्रेक्षण लिखे हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखी है मैंने। 36, 35, 50, 46, 60 और 55 ये सारे आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों का दोस्तों हमें माध्य निकालना है। अब दोस्तों मैं आपको पहले संक्षेप में बता देता हूं कि माध्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, माध्य एक ऐसा मान होगा जो इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच में आएगा, और उसी मान के आसपास ये सारे आंकड़े जो दिए गए हैं फैले हुए होंगे। यानी कहने का मतलब 36, 35, 50, 46, 60 और 55 ये जो सारे मान है इनका माध्य दोस्तों सबसे अधिक 60 और सबसे कम 35 के बीच में ही आएगा, जिसके चारों तरफ ये मान फैले हुए हैं। अब दोस्तों माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर माध्य के दोस्तों कुछ और भी नाम है। देखिए जैसे माध्य को दोस्तों औसत भी कहते हैं, यानी कि एवरेज। इसको समांतर माध्य भी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन, और इसको अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं। ठीक है ना, ये इसके 4 नाम है। आपको परीक्षा में कोई भी नाम दिख सकता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 4 नाम बता दिए। इन चारों में से कोई भी नाम आए तब आपको सिर्फ यही सूत्र लगाना है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या है, देखिए दोस्तों माध्य यानी कि x बार, इसको जो चिन्ह होता है यानी कि सिंबल होता है वो दोस्तों x बार होता है। ठीक है, माध्य x बार बराबर होता है दोस्तों सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि जितने भी आंकड़े में दिए गए हैं उन आंकड़ों का योग करना है, और बटा में दोस्तों प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण को चाहे आंकड़े को एक ही बात है। प्रेक्षणों की संख्या यानी कि प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितनी वो दिए गए हैं नंबर। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने आंकड़े दिए। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार दोस्तों हम माध्य निकालते हैं, यानी कि x बार निकालते हैं। ठीक है, जब भी आपके सामने सवाल आए तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इनका माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को हल कर रहे हैं तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य, और इसका जो सिंबल होता है वो दोस्तों क्या होता है x बार। ठीक है, इसको इंग्लिश में दोस्तों मीन कहते हैं। ठीक है नहीं, मीन। x बार बराबर क्या हो जाएगा, x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि इन सभी का दोस्तों आपको योग करना है। कहने का मतलब 36 प्लस 35, योग का मतलब जोड़ना, 50 प्लस 46 प्लस 60 और प्लस में दोस्तों आपका हो जाएगा 55। ठीक है, इन सबको जोड़ दिया, और फिर दोस्तों आपको बटा में क्या लगाना है, ये जितने हैं मतलब ये कितने हैं टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल हमारे फ्रैक्शन कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 6। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर आंकड़े का योग लिखा हुआ है यानी आंकड़ों का योग लिखा है, इन आंकड़ों को दोस्तों हम अब जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब आप दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 282 आएगा। ठीक है, आप इनको जोड़ के चेक करिएगा, आपका 282 ही आएगा। ठीक है, और बटा में दोस्तों क्या है, 6 है। ठीक है, हमने ये सूत्र लगाया है, आपको वापस बता देता हूं। जब भी आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाता है तो माध्य x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि टोटल कितना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 6 का भाग इस 282 में लगाएंगे। ठीक है, तो 6 का भाग इस 282 में लगाएंगे तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर कितना आता है, 6 का भाग 282 में देते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ साइड में 282, और इसमें दोस्तों 6 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन 28 में देंगे, 6 का भाग 28 में दोस्तों 4 बार जाएगा, और फिर 24 आएगा। इसको घटाएंगे तो 28 में से 24 जाएंगे तो दोस्तों 4 बचेंगे। ठीक है, अब 6 का भाग 4 में जाता नहीं है तो इससे अगला अंक यानी कि 2 उतारेंगे। 6 का भाग 42 में दोस्तों पूरी बार जाता है, कितनी बार जाएगा, 47 बार। ठीक है, और फिर 6 का भाग जब 7 बार बोलेंगे तो दोस्तों 42 आएगा, और 42 में से 42 को घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 0। तो कहने का मतलब आपका जो भाग है वो कितनी बार गया, 47 बार। तो 6 का भाग 282 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 47 बार। और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। आप देख सकते हैं हमें जो आंकड़े दिए गए थे वो ये हैं। अब देखिए ये जो ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो ये हमारा मीन वैल्यू 47 आया है, यानी कि माध्य वैल्यू 47 आया इन आंकड़ों का, ये इसके आंकड़ों में दिए गए सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के बीच में है। ठीक है नहीं,
तो ये जो 47 के आसपास ही आंकड़े फैले हुए आप देख सकते हैं, 50, 46, 60, 55, 35 सब 47 के आसपास है। तो यही दोस्तों क्या होता है, माध्य होता है, यानी कि अर्थमेटिक माध्य कहो, चाहे आप अंकगणितीय माध्य कहो, चाहे आप औसत कहो, चाहे समांतर माध्य कहो, सब एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो माध्य निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया, ये होता है माध्य निकालने का सूत्र, जितने भी प्रेक्षण दिए हैं उनका योग बटा उन प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, और फिर आपको इस प्रकार दोस्तों योग करके निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो आज का हमने जो पहला कॉन्सेप्ट था वो माध्य हमने सीख लिया। अब दोस्तों आज का हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट माध्यक, ये हम सीखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, माध्यक से है। ठीक है, नहीं सवाल क्या है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके सामने इस प्रकार के यथा प्राप्त जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, यानी कि प्रेक्षण दिए गए हैं। अब इन प्रेक्षणों का हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों माध्यक क्या होता है, माध्यक भी माध्य जैसा एक प्रतिनिधि मान ही होता है। ये सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब जब भी ये आप मान निकालोगे, चाहे माध्य निकालो, माध्यक निकालो, बहुलक निकालो, दोस्तों ये सारे जो दिए गए आंकड़े हैं उनके आपको बीच में प्राप्त होंगे। ठीक है, नहीं उन मान के बीच में आपको आएंगे, इसलिए दोस्तों ये सारे क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। अब दोस्तों माध्य मैंने आपको बता दिया। माध्यक दोस्तों क्या है, एक ऐसा मान होगा दिए गए आंकड़ों में, या उन आंकड़ों के बीच में, या उन आंकड़ों में से कोई मान हो सकता है, या उन आंकड़ों के बाहर भी वो मान हो सकता है। माध्यक एक ऐसा मान होगा जो दिए गए आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि दो बराबर भागों में, जैसे ये हमें आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी कि आधे इधर और आधे इधर हो जाएंगे, और वो जो बीच में होगा वो दोस्तों ही उन दिए गए आंकड़ों का क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे इस सवाल के माध्यम से समझते हैं, तो देखिए ये सवाल है। अब इस सवाल का माध्यक निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लिखेंगे हल, और सबसे पहले हमें जो दोस्तों जो दिए गए आंकड़े हैं इनको या तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और या फिर आप दोस्तों इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। या तो आप आरोही या अवरोही, यानी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मैं दोस्तों आरोही में व्यवस्थित कर देता हूँ। आरोही का मतलब क्या है, बढ़ता क्रम। ठीक है, नहीं, और अवरोही का मतलब घटता क्रम। तो आरोही क्रम मतलब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में सबसे पहले दोस्तों छोटा लिखेंगे। यहाँ पर मैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करता हूँ दिए गए आंकड़ों को। सबसे पहले छोटा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे छोटा 1 है। ठीक है, 1 के बाद दोस्तों 3 है, यहाँ पर 3 के बाद 4 है, 4 के बाद दोस्तों 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद दोस्तों 7 भी नहीं है लेकिन 8 है, तो लिखेंगे 8 के बाद दोस्तों 9 है, और फिर एक बार और 9 है तो 9 को वापस लिखेंगे दोस्तों। 9 के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, तो सीधा 12 लिखेंगे, तो लिखेंगे 12, और 12 के बाद दोस्तों कितना है, 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। ठीक है, अब आपको ये कोई संख्या कम तो नहीं रही है या फिर कोई आंकड़ा पीछे ना रहा है, तो आप इनकी गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये भी 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने बराबर लिखा है सब कुछ। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं दिए गए आंकड़ों को हमने आरोही या अवरोही क्रम में लिखा। मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में लिखा है, आप इसको एक बार अपने आप अवरोही क्रम में जमा कर करना। ठीक है, नहीं आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर मैंने दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। अब दोस्तों माध्य क्या होगा, देखिए माध्य क्या है, दिए गए आंकड़ों को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, या दो बराबर टुकड़े कर लेगा, यानी कि बराबर इधर भी संख्या होगी, बराबर इधर भी संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं ये 9 है, यानी कि ये विषम बार दिए गए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आंकड़े आपको समबार दिए जाते हैं तब माध्यक अलग तरीके से निकलता है, और जब आपको आंकड़ों की संख्या विषम बार होती है तब अलग तरीके से निकलता है। अब यहाँ पर ये जो आंकड़े है ये दोस्तों क्या है, विषम बार है। ठीक है, नहीं विषम बार है, यानी कि 9 बार दिए गए हैं, 9 आंकड़े हैं। ठीक है, कभी आपको 7 आंकड़े दे देगा, कभी आपको 13 आंकड़े दे देगा, मतलब विषम होना चाहिए नंबर। तो यहाँ पर आप ये 9 दिए गए हैं, तो जब भी विषम बार दिए जाते हैं तो दोस्तों जब आप उनको आरोही या अवरोही में जमाएंगे तब एक मान हमेशा बीच में आएगा। आप यहाँ पर इस 8 की तरफ ध्यान से देखिए, ये 8 देखिए दोस्तों, इस 8 के बाईं ओर भी 4 आंकड़े हैं और इस 8 के दाईं ओर भी 4 आंकड़े हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, ये चारों आंकड़े इस 8 से छोटे हैं और ये चारों आंकड़े इस 8 से बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं दो बराबर हिस्से हो गए दिए गए आंकड़ों के, और इधर भी 4 है और इधर भी 4 है और बीच में ये 8 है। तो दोस्तों ये जो बीच वाला मान है यही दोस्तों यहाँ पर क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ठीक है, नहीं यही यहाँ पर क्या होगा, माध्यक होगा। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब भी आंकड़ों की संख्या विषम बार दी गई है, जैसे 3 आंकड़े दिए गए हैं, 5 आंकड़े दिए गए हैं, 7 आंकड़े, 9 आंकड़े, 11, 13 इस प्रकार है, तब माध्यक निकालना आसान है। यानी कि जो बीच में आएगा वही दोस्तों क्या होगा, माध्यक होगा।
लेकिन दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मैं इसी में एक दूसरा सवाल लेता हूं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये मैंने देखिए 2 और 2 4 और 6, मैंने यहाँ पर 6 आंकड़े लिए हैं और दोस्तों मैंने पहले से ही इनको आरोही क्रम में जमा दिया है, ठीक है। इनका माध्यक निकालने के लिए कहे तो आप देखिए दोस्तों इन चारों, ये 6 आंकड़े हैं, इन 6 आंकड़ों में यानी कि ये समबार है, ये क्या है दोस्तों, समबार है। ये आंकड़े समबार दिए गए हैं। अब इन आंकड़ों में दोस्तों कोई भी मान बीच में नहीं है, जैसा कि हमने इस सवाल में देखा था कि 8 इन आंकड़ों के बीचों बीच में है, यानी कि 4 इधर 4 इधर, लेकिन यहां पर क्या है, समबार दिए गए हैं, इसलिए बीच में कोई भी नहीं आया। तब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहां पर देखिए बीच में ये दोनों हैं, इन दोनों ये जैसे ये इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इस बॉक्स के बाईं तरफ भी 2 आंकड़े हैं और इस बॉक्स के दाईं तरफ भी 2 आंकड़े हैं। इनकी विशेषता क्या है, ये दोनों आंकड़े इस बॉक्स में दिए गए आंकड़ों से बड़े हैं और ये दोनों आंकड़े इस बॉक्स में दिए गए आंकड़ों से छोटे हैं, ठीक है। पहले से आरोही क्रम में जमाया हुआ है। अब दोस्तों माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब माध्यक नहीं 6 होगा नहीं 7 होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे माध्यक दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति आए तब आपको क्या करना है, जो बीच में याद करना समबार है, ये दोस्तों केस नंबर 1 है और ये दोस्तों केस नंबर आपका 2 है, ठीक है। यानी कि विषमबार होने पर तो बीच में आएगा, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको सीधा 8 लिखना है। और यदि ये समबार आए तब दोस्तों बीच में 2 जने आएंगे और माध्यक निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा देंगे, हमेशा आपको याद रखना है। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में दोस्तों हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 13 में दोस्तों देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 में 2 का भाग मतलब 13 का आधा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6.5। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इन आंकड़ों का माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको विषमबार दिए गए हैं तब माध्यक कैसे निकालते हैं सिखाया, और जब आंकड़े समबार दिए गए हैं तब माध्यक कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सिखाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे माध्यक निकाला जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था वो भी हमने सीख लिया, यानी कि माध्य हमने सीख लिया, और दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हमारा माध्य था और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा माध्यक था, वो भी हमने सीख लिया। अब दोस्तों आज का हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट यानी कि बहुलक है वो सीखते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है दोस्तों बहुलक, ठीक है नहीं। बहुलक कैसे निकालते हैं और बहुलक क्या होता है, देखिए दोस्तों सवाल क्या है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके सामने देखिए दोस्तों मैंने आंकड़े लिखे हैं, ये 1 1 2 4 3 2 1 2 2 और 4, ये सारे क्या है दोस्तों, आंकड़े हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस यानी कि प्रेक्षण है, ठीक है। अब दोस्तों हमें इनका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते, दोस्तों मैंने आपके सामने बहुलक की परिभाषा लिखी, ठीक है। ये है बहुलक। बहुलक क्या होता है, देखिए सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण दिए गए सभी आंकड़ों का बहुलक होता है। प्रेक्षण को चाहे आंकड़ा को, एक ही बात है। सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता का मतलब दोस्तों होता है बार बार आना, मतलब आप देख सकते हैं ये प्रेक्षण दिए गए, इस प्रेक्षण में देखिए आप ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब जो बहुत बार आया है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे अधिक बार आया है, वही दोस्तों क्या कहलाता है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है, ठीक है नहीं। यानी कि बारंबारता जिसकी सबसे अधिक है, बारंबारता का मतलब बार बार आना। तो देखिए दोस्तों निम्न आंकड़ों का बहुलक है, इन आंकड़ों का बहुलक देखिए, इनमें सबसे अधिक बारंबारता। तो मैं यहाँ पर देखिए, आप अगर आप इनमें देखने में कंफ्यूज होते हैं तो आप सबकी बारंबारता लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता ऐसे अपनी जानकारी के लिए। इस सवाल को हम हल कर रहे हैं तो हल नाम लिखेंगे, हल हल। तो बारंबारता दोस्तों इसको फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम प्रेक्षण 1 की देखते हैं, तो 1 की बारंबारता चेक करिए, बारंबारता का मतलब कितनी बार आया है। तो देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ पर आप जो ऑब्जर्वेशंस यानी कि प्रेक्षण दिए गए हैं इनमें ये जो 1 है वो 3 बार आया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 बार, ठीक है नहीं, 3 बार। 1 की जो बारंबारता है वो 3 बार है। इसके बाद दोस्तों 2 को ध्यान से देखिए, 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और दोस्तों ये 4 बार, यानी कि 2 की जो बारंबारता है वो 4 बार है, यानी कि ये कितनी बार आया है, 4 बार आया है, ठीक है नहीं, 4 बार। इसके बाद दोस्तों 3 की मैं यहाँ पर बारंबारता लिखता हूँ, 3 की बारंबारता देखिए, इसमें 3 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया, तो लिखेंगे 1 बार। 3 की जो बारंबारता है यानी कि एफ है वो 1 ही है। इसके बाद दोस्तों 4 की बारंबारता देखते हैं, 1 बार और ये 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार। तो आप देख सकते हैं ये जो आंकड़े दिए गए थे, इन आंकड़ों में हमने सबकी बारंबारता लिख दी है। और अभी मैंने बताया बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक बार कौन आया है दोस्तों, 2 आया है, ठीक है नहीं, कि क्या आया है, 2 आया है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो दोस्तों कितना होगा, 2 होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा बहुलक बराबर दोस्तों कितना होगा, 2, और यही दोस्तों क्या है, आंसर है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आपको बहुलक निकालना है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बहुलक क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, वो क्या है, बारंबारता का मान लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर बारंबारता नहीं लिखनी है,
हमेशा बहुलक दोस्तों इन्हीं में से कोई न कोई होगा। अब बहुलक यहाँ पर तो 2 ही आया है, कभी कभी दोस्तों 2 या 2 से अधिक जने भी बहुलक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की बारंबारता 4 है, अगर मान लीजिए 1 की बारंबारता भी 4 हो जाती तो इन दोनों की बारंबारता बराबर हो गई, तब इन दोनों की बारंबारता बराबर हो जाती तो दोस्तों ये दोनों ही क्या हो जाते, बहुलक हो जाते। मतलब 2 के साथ 1 भी इन आंकड़ों का बहुलक हो जाता। मतलब 2 आंकड़े हो, 3 आंकड़ों, कितने भी बहुलक हो सकते हैं अगर उनकी बारंबारता आपस में बराबर हो तो। लेकिन इस सवाल में दोस्तों 2 की बारंबारता ही सबसे अधिक है, इसलिए दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक है वो दोस्तों क्या है, 2 है। ठीक है, बहुलक का मतलब बार बार आना। अब मैंने आपको बताया है ये आपको गलती नहीं करनी है, 4 नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे सीधा 4 लिख देते हैं, सीधा सबसे अधिक बारंबारता ही लिख देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, ना कि सबसे अधिक बारंबारता। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों बहुलक निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था और ये भी दोस्तों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ही माप है। ठीक है, माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है और बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का तीसरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम सीखते हैं हमारा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट, यानी कि दोस्तों परिसर। आप देख सकते हैं हमने दोस्तों माध्य सीख लिया, माध्यक सीख लिया, बहुलक सीख लिया। अब दोस्तों हमारी बारी है परिसर की। ठीक है, तो हम अब परिसर सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है परिसर। देखिए अब दोस्तों हमारा जो अंतिम कॉन्सेप्ट है वो क्या है, परिसर है। ठीक है, अब सवाल क्या है, निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने ये आंकड़े लिखे हैं और इन आंकड़ों का हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने से पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि परिसर होता क्या है। ठीक है, देखिए परिसर क्या होता है, ध्यान दीजिए। परिसर कहो चाहे प्रसार कहो चाहे आप इसको परास कहो, तीनों एक ही बात है। या फिर इसको रेंज कहो, सब एक ही चीजें। ठीक है दोस्तों, रेंज। अब ये क्या होता है, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, यानी कि आपको दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा और उसमें से आपको घटाना है दोस्तों सबसे छोटा आंकड़ा, मतलब दिए गए जो आंकड़े हैं उन्हीं में से। और वही क्या होता है दोस्तों, परिसर होता है। परिसर का मतलब दोस्तों होता है आंकड़ों का फैलाव कितना है। ठीक है, नहीं फैलाव की जो ये लंबाई है ये कितनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर परिसर निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों परिसर। सबसे आसान यही है। ठीक है, नहीं परिसर बराबर। ठीक है, अब दोस्तों परिसर देखिए, इसमें आपको सबसे बड़ा आंकड़ा क्या दिखता है, देखिए यहाँ पर 40, 38, 33, 23, 26, 35, 54। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो क्या है, 54 है। और सबसे छोटा देखिए दोस्तों 26 और 23 से छोटा आपको कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा है, मतलब सबसे छोटा आंकड़ा दोस्तों क्या है, 23 है। ठीक है, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो परिसर के निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस यानी कि सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण यानी कि 23। तो यहाँ पर देखिए 54 माइनस 23 करेंगे तो 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया दोस्तों 3, यानी कि यही दोस्तों क्या होगा, परिसर यानी कि प्रसार होगा। तो इन आंकड़ों का जो परिसर, इन आंकड़ों का जो प्रसार आया वो दोस्तों कितना आया, 31 आया। ठीक है, यानी कि इन आंकड़ों में सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच में अंतर है वो कितना है दोस्तों, 31 है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको परिसर यानी कि प्रसार निकालना है। तो दोस्तों हमने माध्य भी सीख लिया, माध्यक भी सीख लिया, बहुलक भी सीख लिया और परिसर भी सीख लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए हमने सबसे पहले माध्य निकाला, तो देखिए ये रहा माध्य। अब माध्य हमारा कितना आया, 47 आया। ये किन आंकड़ों का माध्य है दोस्तों, इन आंकड़ों का माध्य है। तो आप देख सकते हैं ये जो 47 है दिए गए आंकड़ों में कोई मान नहीं है। ठीक है, 47। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, माध्य जब भी आप निकालते हैं किन्हीं भी दिए गए आंकड़ों का, तो या तो दोस्तों वो माध्य उन दिए गए आंकड़ों में से कोई भी मान हो सकता है या फिर उनसे बाहर भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और याद रखना, सबसे छोटे और सबसे बड़े जो प्रेक्षण होगा उनके बीच में ही हमेशा माध्य का मान आएगा। उनसे अगर बाहर आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों हमने माध्यक निकाला। माध्यक आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर 8। अब देखिए दोस्तों माध्यक 8 दोस्तों दिए गए प्रेक्षणों का ही कोई न कोई मान था। तो मतलब माध्यक या तो जब भी आप आंकड़ों की संख्या विषमवार होगी, यानी कि विषमवार जब भी आंकड़े दिए जाते हैं तब हमेशा माध्यक दिए गए आंकड़ों में से ही कोई न कोई मान होगा। लेकिन जब दोस्तों आपको समवार दिए जाते हैं आंकड़े, तब माध्यक जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई हो, उनसे बाहर भी हो सकता है। मतलब माध्यक भी आपका दिए गए आंकड़ों में से कोई मान या फिर उनसे बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने बहुलक निकाला। देखिए बहुलक ये बहुलक दिए गए आंकड़े हैं और बहुलक इनका कितना आया, 2 आया। तो आप देखिए दोस्तों 2 है वो इन्हीं में से कोई मान है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों दिए गए आंकड़े हैं उनका जब भी आप बहुलक निकालेंगे, बहुलक हमेशा दिए गए आंकड़ों में से ही कोई न कोई मान होगा। ठीक है, उनसे बाहर नहीं हो सकता। अगर उनसे बाहर कर रहे हैं तो वो आपका गलत है। ठीक है, तो हमने दोस्तों क्या निकाला, परिसर यानी कि प्रसार निकाला। अब प्रसार 31 आया, 31 इनमें से कोई भी आंकड़ा नहीं है।
तो इनमें से हो भी सकता है और दोस्तों नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थे और मैंने आपको बहुत बिल्कुल ही बेसिक से इस प्रकार दोस्तों आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखा रखे हैं जिस प्रकार मैंने आपको सिखाए हैं। आपको मैंने परिभाषा भी बताई और सूत्र भी बताए और दोस्तों सवाल लेके इनको समझाया भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी एक बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।